नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम लोग 5 सेमेस्टर MIC हिस्ट्री पेपर नंबर 6 देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। जिनका भी 23 से 27 सेशन है और 5 सेमेस्टर का MIC हिस्ट्री का 6 पेपर है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए, पहला ही हमारा क्वेश्चन है यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय आधुनिक विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में एक है। 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए उन्होंने राष्ट्र की भावना को जन्म दिया। राष्ट्रवाद का अर्थ एक ऐसी चेतना जिसमें लोग अपनी भाषा, संस्कृति, इतिहास और भूभाग के आधार पर एक राष्ट्र के रूप में स्वयं को पहचानते हैं और स्वतंत्रता तथा एकता की मांग करते हैं। इस प्रक्रिया में फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेपोलियन बोनापार्ट, कांग्रेस ऑफ वियना तथा 1830 और 1848 की क्रांतियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पहला हमारा है राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि। राष्ट्रवाद का उदय अचानक नहीं हुआ, बल्कि यह कई ऐतिहासिक घटनाओं और विचारधाराओं का परिणाम था। 18वीं शताब्दी में यूरोप में प्रबोधन आंदोलन, ठीक है ना, प्रबोधन आंदोलन चला, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों को बढ़ावा मिला। इसके साथ ही औद्योगिक क्रांति ने भी समाज में परिवर्तन लाया, जिससे मध्यम वर्ग, बुर्जुआ वर्ग का उदय हुआ। यह वर्ग राजनीतिक अधिकारों और प्रतिनिधित्व की मांग करने लगा। सबसे महत्वपूर्ण घटना फ्रेंच रिवॉल्यूशन थी, जिसने पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की नींव रखी। इस क्रांति ने यह सिद्ध कर दिया कि सत्ता जनता की होती है, न कि राजा की। राष्ट्र की अवधारणा यहीं से मजबूत हुई। नेपोलियन का योगदान। राष्ट्रवाद में नेपोलियन का उदय। फ्रांसीसी क्रांति के बाद उत्पन्न अराजकता के बीच नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। उसने अपनी सैन्य शक्ति के बल पर 1804 में खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। नेपोलियन ने यूरोप के कई देशों पर विजय प्राप्त किया और अपने शासन के माध्यम से कई सुधार लागू किए। नेपोलियनिक संहिता लागू की, जिसमें कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत था। समानती विशेषाधिकारों को समाप्त किया। प्रशासनिक सुधार और आधुनिक शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा दिया। इन सुधारों के कारण यूरोप के अन्य देशों में भी लोगों के मन में स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। नेपोलियन का पतन। नेपोलियन की विस्तारवादी नीति ने अन्य यूरोपीय देशों को उनके विरुद्ध एकजुट कर दिया। 1812 में रूस पर आक्रमण उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। अंततः 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में उसे पराजित कर दिया गया। हालांकि नेपोलियन का साम्राज्य समाप्त हो गया, लेकिन उसके द्वारा फैलाए गए राष्ट्रवाद और समानता के विचार यूरोप में स्थायी रूप से स्थापित हो गए। अगला हमारा पॉइंट जो राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था वो था वियना की कांग्रेस 1815। वियना की कांग्रेस 1815। नेपोलियन की हार के बाद 1815 में कांग्रेस ऑफ वियना आयोजित की गई। इसमें यूरोप के प्रमुख राष्ट्रों ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया और प्रसा ने भाग लिया। इसका नेतृत्व ऑस्ट्रिया के चांसलर ने किया था। ठीक, उद्देश्य क्या था? यूरोप में शांति और स्थिरता स्थापित करना, राजतंत्र की पुनर्स्थापना, शक्ति संतुलन बनाए रखना। और प्रमुख निर्णय क्या हुआ? तो फ्रांस में बोरबोन वंश की पुनर्स्थापना, यूरोप की सीमाओं का पुनर्गठन, छोटे राज्यों को बड़े राज्य में मिलाना। प्रभाव जो था, वियना कांग्रेस ने राष्ट्रवाद और लोकतंत्र की भावनाओं को बदलने का प्रयास किया, लेकिन इससे जनता में असंतोष और भी बढ़ गया, जिसने आगे चलकर क्रांतियों को जन्म दिया। 1830 की क्रांति कारण क्या था? निरंकुश शासन के प्रति असंतोष, वियना कांग्रेस के निर्णयों से असहमति, मध्यम वर्ग का उदय, राष्ट्रवाद और उदारवाद का प्रसार। प्रमुख घटनाएं: फ्रांस के राजा चार्ल्स टेन को हटाकर लुईस फिलिप वन को सत्ता में लाया गया। बेल्जियम ने नीदरलैंड से स्वतंत्रता प्राप्त की।
पोलैंड और इटली में भी विद्रोह हुए। ठीक है ना। परिणाम क्या हुआ? संवैधानिक शासन की स्थापना, राष्ट्रवाद को बढ़ावा, अन्य देशों में क्रांति की प्रेरणा। और एक और पॉइंट है जो राष्ट्रवाद के उदय में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, वो था 1848 की क्रांति, क्रांतियों का वर्ष। 1848 को यूरोप में क्रांतियों का वर्ष कहा जाता है क्योंकि इस वर्ष लगभग पूरे यूरोप में विद्रोह हुए। कारण आर्थिक संकट और बेरोजगारी, खाद्यान्न की कमी और महंगाई, राजनीतिक अधिकारों की मांग, राष्ट्रवाद और लोकतंत्र की भावना। प्रमुख घटनाएं: फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना, जर्मनी और इटली में एकीकरण के प्रयास, ऑस्ट्रिया में विद्रोह। परिणाम क्या हुए? 1848 के क्रांति के कई क्रांतियां असफल रही लेकिन उन्होंने राष्ट्रवाद को मजबूत किया। जर्मनी और इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ, लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग बढ़ी। ठीक है। छठा पॉइंट इसमें है जर्मनी और इटली का एकीकरण। राष्ट्रवाद के प्रभाव से जर्मनी और इटली जैसे देश एकीकृत हुए। जर्मनी का एकीकरण: जर्मनी पहले कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। प्रशा के नेतृत्व में ओटो वोन बिस्मार्क ने रक्त और लौह नीति अपनाई और 1871 में जर्मनी का एकीकरण किया। इटली का एकीकरण: इटली भी कई राज्यों में बटा हुआ था। जिस पे मैजिनी, काउंट कैमिलो दी कबूर और इन विद्वानों के प्रयासों से 1870 में इटली का एकीकरण हुआ। 1870 में इटली का एकीकरण हुआ। ठीक है। राष्ट्रवाद के प्रभाव: यूरोप में राष्ट्रवाद के कई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। पहला था राजनीतिक परिवर्तन। यूरोप में राष्ट्रवाद के कई प्रभाव पड़े, जैसे कि राजनीतिक परिवर्तन, निरंकुश राजतंत्र का पतन, लोकतांत्रिक शासन की स्थापना, राष्ट्रीय एकता, जर्मनी और इटली का एकीकरण, औपनिवेशिक विस्तार। राष्ट्रवाद के कारण यूरोपीय देशों में प्रतिस्पर्धा बढ़ी जिससे उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला। सांस्कृतिक जागरण, भाषा, साहित्य और संस्कृति का विकास। राष्ट्रवाद के नकारात्मक प्रभाव: हालांकि राष्ट्रवाद ने कई सकारात्मक परिवर्तन किए लेकिन इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। अतिवादी राष्ट्रवाद ने युद्ध को जन्म दिया, देशों के बीच प्रतिस्पर्धा और संघर्ष बढ़ा, अंततः यह वर्ल्ड वार पहले जैसे बड़े युद्धों का कारण बना। निष्कर्ष: यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने इसकी नींव रखी, नेपोलियन बोनापार्ट ने इसे फैलाया, कांग्रेस और ऑफ वियना ने इसे दबाने की कोशिश की और 1830 व 1848 की क्रांतियों ने इसे और मजबूत किया। अंततः राष्ट्रवाद ने यूरोप के राजनीतिक नक्शे को बदल दिया और आधुनिक राष्ट्र राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। यह प्रक्रिया आज भी विश्व राजनीति को प्रभावित कर रही है। अगला हमारा यूनिट है नए राष्ट्रों का उदय। बिस्मार्क के तहत जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, कैवोर, मैजिनी और गैरिबाल्डी की भूमिका। ठीक है ना। चलिए इस पर देखते हैं। दूसरा यूनिट है हमारा नए राष्ट्रों का उदय, जर्मनी और इटलीकरण का एकीकरण, विस्तृत चर्चा। 19वीं शताब्दी यूरोप के इतिहास में राष्ट्र निर्माण। 19वीं शताब्दी यूरोप के इतिहास में राष्ट्र निर्माण, नेशन बिल्डिंग का युग मानी जाती है। इस काल में अनेक छोटे छोटे राज्यों, रियासतों और साम्राज्यों की स्थापना पर आधुनिक राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। इस प्रक्रिया के केंद्र में राष्ट्रवाद की भावना थी जिसने लोगों को एक भाषा, संस्कृति और साझा इतिहास के आधार पर एकजुट किया। जर्मनी और इटली का एकीकरण इस प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। जर्मनी में यह कार्य मुख्यतः ओटो वन बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ, जबकि इटली में मैजिनी, काउंट काबूर, काउंट कैमिलो दी कबूर और इन विद्वानों ने निर्णायक भूमिका निभाई। दूसरा हमारा है बिस्मार्क के तहत जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी की प्रारंभिक स्थिति
19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जर्मनी कोई एकीकृत राष्ट्र नहीं था, बल्कि यह लगभग 39 छोटे छोटे राज्यों का समूह था, जिसे जर्मन परिसंघ कहा जाता है। इन राज्यों में प्रूसिया और ऑस्ट्रिया प्रमुख शक्तियां थीं। कांग्रेस ऑफ वियना 1815 के बाद इन राज्यों को लोसली जोड़ा गया, लेकिन एक मजबूत राष्ट्र नहीं बना। राष्ट्रवाद और आर्थिक एकता। जर्मनी में राष्ट्रवाद के विकास में जोलफेराइन नामक आर्थिक संघ का बड़ा योगदान था। इसने विभिन्न राज्यों के बीच व्यापारिक बाधाओं को समाप्त किया और आर्थिक एकता को मजबूत किया। इससे लोगों में एक राष्ट्र के रूप में जुड़ने की भावना बढ़ी। ठीक है ना, इससे क्या हुआ? अगला हमारा पॉइंट है बिस्मार्क का उदय और उसकी नीति। ऑटो वॉन बिस्मार्क प्रूसिया का प्रधानमंत्री बना 1862 और उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह नीति अपनाई। उसका मानना था कि जर्मनी का एकीकरण भाषणों और बहसों से नहीं बल्कि युद्ध और शक्ति के माध्यम से होगा। जर्मनी के एकीकरण के 3 प्रमुख युद्ध। डेनमार्क का युद्ध 1864 में। डेनमार्क का युद्ध 1864 में प्रूसिया और ऑस्ट्रिया ने मिलकर डेनमार्क को हराया और स्लेस्विग होल्स्टीन पर अधिकार किया। उसके बाद ऑस्ट्रो प्रूशियन युद्ध 1866। यह युद्ध निर्णायक था। ऑटो वॉन बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को हराकर जर्मन मामलों से बाहर कर दिया। इसके बाद उत्तरी जर्मन संघ का गठन हुआ। तीसरा युद्ध था फ्रांको प्रूशियन युद्ध 1870 से 71। फ्रांस के साथ युद्ध ने जर्मन राष्ट्रवाद को और मजबूत किया। प्रूसिया की विजय के बाद 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ और प्रूसिया के राजा विलियम प्रथम को जर्मन सम्राट घोषित किया गया। अगला है जर्मनी एकीकरण के परिणाम। जर्मनी एकीकरण एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा। यूरोप में शक्ति संतुलन बन गया। औद्योगिक और सैन्य विकास तेज हुआ। भविष्य में संघर्षों विशेषकर प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमिका बनी। ठीक है, तो ये रहे परिणाम। अगला हमारा पॉइंट है इटली का एकीकरण। इटली की प्रारंभिक स्थिति। इटली की 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कई छोटे राज्यों में विभाजित था, जैसे कि सार्डिनिया, पिडमोंट, नेपल्स और सिसिली। पोप का राज्य। उत्तरी इटली के कुछ भाग ऑस्ट्रिया के अधीन। यह विभाजन राष्ट्रीय एकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा थी। इटली में राष्ट्रवाद का विकास। इटली में राष्ट्रवाद को बढ़ाने में साहित्य, गुप्त संगठनों और क्रांतिकारी गतिविधियों का बड़ा योगदान था। माज़िनी की भूमिका। विचारधारात्मक नेतृत्व। माज़िनी इटली के राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। माज़िनी इटली में राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। उसने यंग इटली नामक संगठन की स्थापना की। उसका उद्देश्य एक लोकतांत्रिक और एकीकृत इटली बनाना था। उसने युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना जागृति की। हालांकि उसके प्रयास तत्काल सफल नहीं हुए, लेकिन उसने इटली के एकीकरण की नींव रख दी। उसके बाद आता है कैवोर की भूमिका। कूटनीतिक नेतृत्व। काउंट कैवोर दी कोवोर सार्डिनिया, पिडमोंट का प्रधानमंत्री था और उसने कूटनीति और युद्ध के माध्यम से इटली के एकीकरण का नेतृत्व किया। उसने फ्रांस के साथ गठबंधन किया। 1859 में ऑस्ट्रिया को हराकर उत्तरी इटली के कई हिस्सों को मुक्त कराया। उसने राजशाही के तहत एकीकरण का समर्थन किया। कैवोर का दृष्टिकोण व्यावहारिक था, जो माज़िनी के आदर्शवाद से अलग था। गैरिबाल्डी की भूमिका। सैन्य नेतृत्व। गैरिबाल्डी एक महान क्रांतिकारी और सैनिक था। उसने रेड शर्ट्स नामक सेना का नेतृत्व किया था। 1860 में सिसिली और नेपल्स पर विजय प्राप्त की। उसने जीते हुए क्षेत्रों को सार्डिनिया के राजा को सौंप दिया। उसका योगदान इटली की दक्षिणी भागों को एकीकृत करने में अत्यंत महत्वपूर्ण था। इटली का अंतिम एकीकरण। 1861 में इटली राज्य घोषित हुआ। 1866 में वेनिस को जोड़ा गया। 1870 में रोम को शामिल कर इटली का एकीकरण पूरा कर दिया गया। इटली के एकीकरण के परिणाम। एक नया राष्ट्र राज्य अस्तित्व में आया। राष्ट्रीय एकता और पहचान मजबूत हुई, लेकिन क्षेत्रीय असमानताएं बनी रही। समग्र विश्लेषण।
जर्मनी और इटली के एकीकरण में समानताएं। दोनों एक राष्ट्र की भावना प्रमुख थी। दोनों में राष्ट्रवाद की भावना प्रमुख थी। दोनों एक एकीकरण युद्धों और कूटनीति के माध्यम से हुआ। दोनों में शक्तिशाली नेतृत्व की भूमिका रही। अंतर: जर्मनी का एकीकरण मुख्यतः ओटोमन बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ। इटली में 3 प्रमुख नेताओं ने इसमें भाग लिया। ठीक है, जर्मनी में सैन्य शक्ति अधिक निर्णायक रही, जबकि इटली में कूटनीति और जन आंदोलन भी महत्वपूर्ण थे। निष्कर्ष: 19वीं शताब्दी में जर्मनी और इटली का एकीकरण राष्ट्रवाद की शक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। जर्मनी में ओटोमन बिस्मार्क की रक्त और लौह नीति ने एक मजबूत और केंद्रीकृत राष्ट्र निर्माण किया, जबकि इटली में मैज़नी के आदर्शवाद, काउंट काबूर की कूटनीति और गैरिबाल्डी के सैन्य साहस ने मिलकर एक राष्ट्र निर्माण किया। इन दोनों राष्ट्रों का उदय न केवल यूरोप के राजनीतिक नक्शे को बदलने वाला था, बल्कि इसने आधुनिक विश्व राजनीति की दिशा भी निर्धारित की। राष्ट्रवाद की यह प्रक्रिया आज भी विश्व के विभिन्न देशों में राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन को प्रभावित कर रहे हैं। अगला हमारा यूनिट है पूंजीवाद। तीसरा यूनिट है ये पूंजीवादी औद्योगिकरण और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन। ठीक है ना, इसमें आपके 3 पॉइंट है। चलिए देखते हैं इसको। पूंजीवादी औद्योगिकरण और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन। ब्रिटेन व यूरोप में औद्योगिक क्रांति, समाजवाद का उदय, साम्राज्यवाद और उसके प्रभाव। 19वीं शताब्दी आधुनिक विश्व इतिहास का निर्णायक मोड़ है, जब उत्पादन की परंपरा पद्धतियां टूटकर मशीन आधारित औद्योगिक व्यवस्था में बदल गईं। इस परिवर्तन को हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही पूंजीवाद कैपिटलिज्म का विस्तार हुआ, जिसने समाज की संरचना, आर्थिक संबंधों और राजनीतिक शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल दिया। इन परिवर्तनों के विरोध और विकल्प के रूप में समाजवाद, सोशलिज्म की विचारधारा उभरी, जबकि वैश्विक स्तर पर यूरोपीय शक्तियों ने साम्राज्यवाद का विस्तार किया। नीचे इन तीनों पहलुओं को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया है। ब्रिटेन और यूरोप में औद्योगिकरण। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत 18वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटेन से हुई। इसके प्रमुख कारण थे प्राकृतिक संसाधनों, कोयला, लोहा की उपलब्धता, पूंजी का संचय, उपनिवेशों से प्राप्त धन, राजनीति स्थिरता, वैज्ञानिक और तकनीकी नवाचार। ब्रिटेन में नई मशीनों और तकनीकों के उपयोग से उत्पादन की गति और मात्रा दोनों में वृद्धि हुई। धीरे धीरे यह क्रांति फ्रांस, जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों में फैल गई। प्रमुख आविष्कार और तकनीकी विकास। औद्योगिक क्रांति के दौरान कई महत्वपूर्ण आविष्कार हुए, जैसे कि स्पिनिंग जेनी, कपड़ा उद्योग, पावर लूम, स्टीम इंजन यानी कि भाप इंजन जैसे मशीनों का आविष्कार हुआ। जेम्स वाट द्वारा विकसित स्टीम इंजन, भाप इंजन ने उद्योगों और परिवहन को नई दिशा दिया। इससे रेलगाड़ी और जहाज़ों का विकास हुआ, जिससे व्यापार और संचार में क्रांति आई। कृषि से उद्योग की ओर परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति से पहले यूरोप की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित थी, लेकिन मशीनों के आने से लोग गांव से शहरों की ओर जाने लगे। अर्बनाइजेशन, ठीक है ना, शहरीकरण होने लगा। कारखानों में मजदूरी करने लगे। कृषि का महत्व कम हो गया। इससे एक नई औद्योगिक श्रमिक वर्ग यानी कि वर्किंग क्लास का उदय हुआ। पूंजीवाद का विकास। औद्योगिक क्रांति के साथ पूंजीवाद का विस्तार हुआ। इसमें उत्पादन के साधनों, कारखाने, मशीनों का स्वामित्व निजी हाथों में होता था। लाभ कमाना मुख्य उद्देश्य था। श्रमिक मजदूरी पर काम करते। इस व्यवस्था में पूंजीपति वर्ग, कैपिटलिस्ट क्लास और श्रमिक वर्किंग क्लास के बीच समानता बढ़ी। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कई परिवर्तन हुए। सकारात्मक प्रभाव। उत्पादन में वृद्धि, नई तकनीकों का विकास, परिवहन और संचार का विस्तार, मध्यम वर्ग मिडिल क्लास का उदय। नकारात्मक प्रभाव। श्रमिकों का शोषण, लंबे घंटे, कम मजदूरी, ये देखने को मिला। फायदा क्या था?
उत्पादन में वृद्धि, नई तकनीकों का विकास, परिवहन और संचार का विकास, मध्यम वर्ग का उदय। और नकारात्मक प्रभाव क्या देखने को मिला? श्रमिकों का शोषण, लंबे समय और कम मजदूरी, बाल श्रम और महिला श्रम का दुरुपयोग, गंदी और अस्वस्थ शहरी बस्तियां, ये सारे नकारात्मक प्रभाव हुए। समाजवाद का उदय, औद्योगिक क्रांति और पूंजीवादी के कारण उत्पन्न असमानताओं के खिलाफ समाजवाद की विचारधारा विकसित हुई। समाजवाद का अर्थ, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें उत्पादन के साधनों पर सामूहिक या राज्य का नियंत्रण होता है। समानता और सामाजिक न्याय पर जोर दिया जाता है। श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा की जाती है। प्रारंभिक समाजवादी विचारक, यूटोपियन समाजवादी, रॉबर्ट वोन, ठीक है ना, चार्ल्स फोरियर। इन विचारों ने आदर्श समाज की संकल्पना की, लेकिन इसके विचार व्यवहारिक रूप से पूरी तरह सफल नहीं हुए। वैज्ञानिक समाजवाद, समाजवाद को वैज्ञानिक आधार देने का श्रेय कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंगेल्स को जाता है। मार्क्स के प्रमुख विचार, इतिहास वर्ग संघर्ष का परिणाम है। पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के बीच संघर्ष, अंततः श्रमिक क्रांति होगी और साम्यवाद स्थापित होगा। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 ने समाजवादी आंदोलन को नई दिशा दी। श्रमिक आंदोलन का विकास, समाजवाद के प्रभाव से ट्रेड यूनियनों का गठन, मजदूरों ने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। कई देशों में श्रम कानून बनाए गए। समाजवाद के प्रभाव, श्रमिकों की स्थिति में सुधार, कार्य के घंटे कम कर दिए गए, न्यूनतम मजदूरी और सुरक्षा कानून लागू हुए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक न्याय का समावेश हुआ। साम्राज्यवाद और उसका प्रभाव, साम्राज्यवाद का अर्थ, साम्राज्यवाद इम्पेरियलिज्म। साम्राज्यवाद वह नीति है जिसमें कोई शक्तिशाली देश दूसरे कमजोर देशों पर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित करता है। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि ने एशिया और अफ्रीका में अपने साम्राज्य स्थापित किए। साम्राज्यवाद के कारण, आर्थिक कारण, कच्चे माल की आवश्यकता, तैयार माल के लिए बाजार, पूंजी निवेश के अवसर। राजनीतिक कारण, शक्ति और प्रतिष्ठा की प्रतिस्पर्धा, राष्ट्रीय गौरव की भावना, ठीक है ना, राष्ट्रीय गौरव की भावना। तो ये हो गया राजनीतिक कारण। सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, सभ्यता मिशन, सिविलाइजेशन मिशन, ईसाई धर्म का प्रसार। उपनिवेशों पर प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, स्थानीय उद्योगों का विनाश, संसाधनों का शोषण, एक तरफा व्यापार। सामाजिक प्रभाव, शिक्षा और आधुनिक संस्थाओं का विकास, लेकिन पारंपरिक समाज में विघटन। राजनीतिक प्रभाव, विदेशी शासन की स्थापना, स्वतंत्रता आंदोलन का जन्म। साम्राज्यवाद के वैश्विक प्रभाव, विश्व का विभाजन यूरोपीय शक्तियों में हुआ, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बढ़ी, अंततः यह वर्ल्ड वार जैसे युद्धों का कारण बना। समग्र विश्लेषण, पूंजीवाद, औद्योगिकरण, समाजवाद और साम्राज्यवाद तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। औद्योगिक क्रांति ने पूंजीवाद को जन्म दिया। पूंजीवाद ने असमानता पैदा की, जिससे समाजवाद का उदय हुआ। औद्योगिक देशों को संसाधनों की आवश्यकता ने साम्राज्यवाद को जन्म दिया। निष्कर्ष, पूंजीवादी औद्योगिकरण ने आधुनिक विश्व की नींव रखी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने उत्पादन और जीवन शैली को बदल दिया, लेकिन इसके साथ ही सामाजिक असमानता भी बढ़ी। इसके विरोध में समाजवाद उभरा, जिसने सामाजिक न्याय और समानता की मांग की। दूसरी ओर औद्योगिक देशों की ज़रूरतों ने साम्राज्यवाद को जन्म दिया, जिससे दुनिया के कई हिस्सों को प्रभावित किया। अंततः यह स्पष्ट है कि 19वीं शताब्दी के ये तीन प्रमुख तत्व, औद्योगिकरण, समाजवाद और साम्राज्यवाद, आधुनिक विश्व के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण रहे और आज भी वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज को प्रभावित कर रहे हैं। अगला हमारा है चौथा यूनिट, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, नया युग और शक्ति संतुलन की अवधारणा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, नया युग और शक्ति संतुलन की अवधारणा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गहरा परिवर्तन आया।
राष्ट्रवाद, औद्योगिकरण और साम्राज्यवाद के प्रभाव से यूरोप की शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ी। इसी संदर्भ में शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर की अवधारणा महत्वपूर्ण बनी, जिसका उद्देश्य किसी एक देश को अत्यधिक शक्तिशाली बनने से रोकना ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता बनी रहे। ठीक, इस नए युग में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जिसमें कांग्रेस ऑफ बर्लिन और बोल्शेविक रिवॉल्यूशन विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। शक्ति संतुलन की अवधारणा। शक्ति संतुलन का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में विभिन्न देशों की शक्ति इस प्रकार संतुलित हो कि कोई भी देश इतना शक्तिशाली न बन जाए कि वह दूसरों पर प्रभाव स्थापित कर सके। मुख्य विशेषताएं: विभिन्न शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखना, गठबंधनों का निर्माण, युद्धों को रोकने का प्रयास। यूरोप में यह नीति 19वीं शताब्दी में विशेष रूप से अपनाई गई, लेकिन कई बार यह प्रतिस्पर्धा युद्ध का कारण भी बनी। बर्लिन कांग्रेस 1878। बर्लिन कांग्रेस 1878 पृष्ठभूमि। बर्लिन कांग्रेस 1878 पृष्ठभूमि क्या है इसकी? कांग्रेस ऑफ बर्लिन का आयोजन 1878 में किया गया। इसका मुख्य कारण बाल्कन क्षेत्र में उत्पन्न संकट था। उस समय ऑटोमन एम्पायर कमजोर हो रहा था और उसके क्षेत्रों पर रूस तथा अन्य यूरोपीय शक्तियां नियंत्रण स्थापित करना चाहती थी। रूस ने 1877 से 78 के युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य को हराया और ट्रीटी ऑफ सैन स्टेफनो के माध्यम से बाल्कन में अपना प्रभाव बढ़ा लिया। इससे अन्य यूरोपीय देशों को चिंता हुई। कांग्रेस का आयोजन और नेतृत्व। इस स्थिति को संतुलित करने के लिए जर्मनी के चांसलर ओटो von बिस्मार्क ने बर्लिन में एक सम्मेलन बुलाया। इसमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रूस, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने भाग लिया। प्रमुख निर्णय: सर्बिया, रोमानिया और मोंटेनेग्रो को स्वतंत्रता दी। बुल्गारिया को सीमित स्वायत्तता मिली। ऑस्ट्रिया हंगरी को बोस्निया हर्जेगोविना का प्रशासन दिया गया। रूस के प्रभाव को कम किया गया। महत्व और प्रभाव: यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया गया। बाल्कन क्षेत्र में अस्थिरता बनी रही। राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी। भविष्य में संघर्षों, विशेषकर प्रथम विश्व युद्ध की नींव पड़ी। इस प्रकार बर्लिन कांग्रेस शक्ति संतुलन की राजनीतिक के एक महत्वपूर्ण उदाहरण था। रूस में साम्यवाद, बोल्शेविक क्रांति 1917। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में रूस एक निरंकुश राजतंत्र था, जहां टेसर निकोलस द्वितीय का शासन था। रूस की स्थिति: आर्थिक रूप से पिछड़ा, किसानों और मजदूरों की खराब स्थिति, राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव। वर्ल्ड वार प्रथम में भाग लेने में रूस की समस्याएं और बढ़ गई। फरवरी क्रांति 1917। जनता और सैनिकों के विद्रोह के कारण जार को सत्ता छोड़नी पड़ी। एक अस्थायी सरकार प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी, लेकिन यह सरकार जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकी। बोल्शेविक क्रांति 1877। इसका नेतृत्व व्लादिमीर लेनिन ने किया था। मुख्य नारे थे: शांति, रोटी और जमीन। सारी सत्ता सोवियतों को। बोल्शेविकों ने अस्थायी सरकार को हटाकर सत्ता अपने हाथ में ले ली। क्रांति के परिणाम: राजनीतिक परिणाम: रूस में साम्यवादी शासन की स्थापना, जारशाही का अंत। आर्थिक परिणाम: भूमि का राष्ट्रीयकरण, उद्योगों पर राज्य नियंत्रण। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव: विश्व में साम्यवादी का प्रसार, पूंजीवादी और साम्यवादी देशों के बीच संघर्ष, कोल्ड वार की पृष्ठभूमि। यह रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। समग्र विश्लेषण की बात किया जाए तो कांग्रेस ऑफ बर्लिन और बोल्शेविक रिवॉल्यूशन दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण मोड़ थे, लेकिन दोनों की प्रकृति अलग थी। बर्लिन कांग्रेस ने शक्ति संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया। बोल्शेविक क्रांति ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नई विचारधारा, साम्यवाद को जन्म दिया। निष्कर्ष की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नए युग में शक्ति संतुलन की अवधारणा ने यूरोप में स्थिरता बनाए रखने का प्रयास किया, लेकिन राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के कारण यह संतुलन बार बार टूटता रहा। कांग्रेस ऑफ बर्लिन ने यूरोप में अस्थायी शांति स्थापित की, जबकि बोल्शेविक रिवॉल्यूशन ने विश्व राजनीति को नई दिशा दी और साम्यवाद बनाम पूंजीवाद के संघर्ष की शुरुआत हुई। इस प्रकार ये दोनों घटनाएं आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण मील की पत्थर साबित हुए।
अगला हमारा 5वां यूनिट है प्रथम विश्व युद्ध और नई विश्व अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर। प्रथम विश्व युद्ध और नई विश्व व्यवस्था की ओर अग्रसर। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व राजनीति के एक ऐसे मोड़ पर थी जहां यूरोप की महाशक्तियां आपसी प्रतिस्पर्धा, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के कारण टकराव की स्थिति में पहुंच चुकी थी। यही परिस्थितियां अंततः वर्ल्ड वार प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनी। इस युद्ध ने न केवल यूरोप बल्कि पूरे विश्व की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संरचना को बदल दिया और एक नई विश्व व्यवस्था के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। प्रथम विश्व युद्ध की ओर ले जाने वाली परिस्थितियां। प्रथम विश्व युद्ध अचानक नहीं हुआ बल्कि यह कई दीर्घकालिक और तात्कालिक कारणों का परिणाम था। राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का तेजी से विकास हुआ। जर्मनी और इटली के एकीकरण के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी भावनाएं और प्रबल हो गई। बाल्कन क्षेत्र में विभिन्न जनजातीय समूह स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। सर्बिया ग्रेट सर्बिया का निर्माण करना चाहते थे। इससे शक्तिशाली देशों के बीच संघर्ष की स्थिति बनी। साम्राज्यवाद। यूरोपीय देश एशिया और अफ्रीका में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के बीच उपनिवेशों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ी। आर्थिक हितों ने राजनीतिक तनाव को बढ़ावा दिया। ये सारे के सारे विश्व युद्ध के कारण है, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है विश्व युद्ध का कारण, तो सैन्यवाद, ठीक है ना, मिलिटरिज्म। यूरोप के देशों ने अपने सैन्य शक्ति को अत्यधिक बढ़ा लिया, जैसे कि जर्मनी और ब्रिटेन के बीच नौसेना की होड़, बड़े पैमाने पर हथियारों का निर्माण। इससे युद्ध का वातावरण तैयार हुआ, ठीक है ना। उसके बाद गुटबंदी, अलायंस। यूरोप दो प्रमुख गुटों में बट गया था। त्रिसंधि, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली। त्रिएन्तांते, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। यह गुटबंदी किसी भी छोटे संघर्ष को बड़े युद्ध में बदल सकती थी। तात्कालिक कारण, आर्कड्यूक की हत्या। 1914 में ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक की हत्या की सारायेवो में हत्या कर दिया गया। यह घटना युद्ध का तात्कालिक कारण बनी। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला किया। गुटबंदी के कारण अन्य देश भी इसमें शामिल हो गए। इस प्रकार वर्ल्ड वार शुरू हो गया। अन्य कारण, कूटनीतिक असफलताएं, बाल्कन संकट, कांग्रेस ऑफ बर्लिन के बाद की अस्थिरता। पेरिस शांति सम्मेलन 1919। पेरिस शांति सम्मेलन 1919। प्रथम विश्व युद्ध के अंत के बाद 1919 में पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य युद्ध के बाद शांति स्थापित करना और नई विश्व व्यवस्था का निर्माण करना था। प्रमुख नेता। इस सम्मेलन में 4 प्रमुख नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वुड्रो विल्सन अमेरिका का था और दूसरा था आपका डेविड लॉयड गेग्रो, ठीक है ना, ब्रिटेन का था। उसके बाद फ्रांस, इटली, ये सारे के सारे इसमें शामिल थे, ठीक है। वुड्रो विल्सन के 14 सूत्र। वुड्रो विल्सन ने शांति के लिए 14 सूत्र प्रस्तुत किए, जिसमें खुली कूटनीति, राष्ट्रों का आत्मनिर्णय, ठीक है, और लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई जैसे सिद्धांत शामिल थे। तीसरा था वर्साई की संधि। पेरिस सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम वर्साई की संधि था। प्रमुख प्रावधान, जर्मनी को युद्ध का जिम्मेदार ठहराया गया। भारी क्षतिपूर्ति लगाई गई। जर्मनी की सेना सीमित कर दी गई। उसके उपनिवेश छीन लिए गए। अन्य संधियां, सेंट जर्मेन ऑस्ट्रिया, ट्रियानोन हंगरी, सेब्र तुर्की। इन संधियों ने यूरोप के नक्शे को बदल दिया। पेरिस शांति सम्मेलन का महत्व, नई विश्व व्यवस्था का निर्माण, यूरोप में नए राष्ट्रों का गठन, साम्राज्य ऑस्ट्रिया हंगरी ओटोमन का अंत, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना, लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई जिससे उद्देश्य शांति बनाए रखना था। जर्मनी के प्रति कठोर नीति, जर्मनी को अपमानित और कमज़ोर किया गया। इससे भविष्य में असंतोष और बदले की भावना बढ़ी। आलोचना, संधि बहुत कठोर थी। विजेताओं ने अपने हितों को प्राथमिकता दी। जर्मनी और अन्य पराजित देशों में असंतोष पैदा हुआ। यह असंतोष आगे चलकर वर्ल्ड वार द्वितीय का कारण बना, ठीक है। वर्ल्ड वार प्रथम एक ऐसा संघर्ष था जिसने विश्व इतिहास की दिशा बदल दी। उसके पीछे राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद, सैन्यवाद और गुटबंदी जैसे कई जटिल परिस्थितियां जिम्मेदार थी। इसके बाद आयोजित पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस ने एक नई विश्व व्यवस्था बनाने का प्रयास किया, लेकिन
इसकी कठोर नीतियों ने स्थायी शांति स्थापित करने में असफल रह गया। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध और इसके बाद की शांति व्यवस्थाएं आधुनिक विश्व राजनीति की नींव रखी और यह समझाने में मदद करती है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस प्रकार विकसित हुए। इस प्रकार हमारा हिस्ट्री MIC6 का पेपर समाप्त होता है। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।